गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज हम प्रैक्टिकल का कार्य शुरू करेंगे। हमारी प्रैक्टिकल की बुक है, ये देखिए, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1। ये जो बुक है ये 11th क्लास की भाग 1 वाली बुक जो है वो 11th क्लास के लिए भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य के लिए किताब है। आप ये सब लेंगे और इसके अंदर हमारा ये सबसे पहले हम स्टार्टिंग में पहला चैप्टर करेंगे जिसका नाम है मानचित्र परिचय। मानचित्र का परिचय ये चैप्टर है इसका सबसे पहले, जिसमें आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि मानचित्र क्या होता है और उसका क्या परिचय है, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। मानचित्र का अर्थ तथा प्रकार। मानचित्र का अर्थ होता है, मानचित्र अंग्रेजी भाषा के मैप शब्द, अंग्रेजी में से मैप कहते हैं, और ये मैप शब्द जो है मैपा से बना है जो लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है कपड़ा या कागज़ का टुकड़ा। इसलिए जो मानचित्र है वो एक पूरी धरातल के लिए एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा होता है, इसीलिए इसको मैपा या मैप कहा जाता है। मानचित्र भूगोल की आंखें होती हैं। जो आप भूगोल पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो, इसकी पूरी की पूरी स्टडी जो है मानचित्र के ऊपर निर्भर है। आप हर एक चैप्टर में मानचित्र पढ़ेंगे, मानचित्र से ही आपको अपना ये विषय समझ में आएगा। तो जो मानचित्र है वो भूगोल की आंखें होती हैं। भूगोल, सारे भूगोल विषय में मानचित्र ज़रूरी है पढ़ना। मानचित्र हमें पूरे विश्व की जानकारी देता है। विश्व के किसी भाग की जानकारी लेनी हो, छोटे से भाग की जानकारी लेनी हो, जैसे पूरे विश्व के साथ साथ भारत के अंदर अलग अलग राज्य और राज्य के अंदर अलग अलग शहर हैं, शहरों में अलग अलग गांव हैं, गांव में और मोहल्ले हैं शहरों में। ये सब जो है एक एक पार्ट धरातल का जो है उसका मानचित्र तैयार होता है, और इसलिए हमें पूरे विश्व की जानकारी के लिए, हर एक भाग की जानकारी के लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। अब आप भी देख सकते हैं, आपने किसी अनजाने शहर में जाते हो तो आप सबसे पहले गूगल में सर्च करते हो उसके मैप को, और मैप को सर्च करके उसके हर एक पार्ट को देख सकते हो कि आपने जिस गली में, किसी मोहल्ले में कहीं पे भी जाना है उसका मानचित्र आपको उसमें गूगल में, आजकल मोबाइल्स में सारे मैप आ जाते हैं गूगल मैप में। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हर एक गली का, कहीं किसी भी शहर में जाना है आपको, तो आपको पूरी रूट्स, पूरे उसके पूरी रोड्स उसकी सारी दिखाई देंगी, कहाँ से कहाँ आप वहाँ जा सकते हो, अपने पॉइंट को आप सर्च कर सकते हो। इस तरह मैप जो है हमें बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होता है। तो जो पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को जब हम कागज़ पर किसी मापने के आधार पर दिखाते हैं तो उस विधि को हम मानचित्र कहते हैं। वो विधि मानचित्र कहलाती है। पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को समतल कागज़ पर किसी मापनी के आधार पर दिखाने की विधि को मानचित्र कहते हैं। यहाँ पर जो एक शब्द मापनी आया है, सबसे पहले मैं आपको उसका अर्थ बताना चाहूँगी कि मापनी क्या होती है। मापनी का अर्थ होता है जब धरातल के दो बिंदुओं को हम कागज़ पर, उन्हीं दो बिंदुओं को हम जब कागज़ पर दिखाते हैं तो जो दूरी हम कागज़ के अनुसार मानते हैं और जो धरातल के बीच, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है और जो उस कागज़ के ऊपर उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, उसके अनुपात को हम मापनी कहते हैं। क्योंकि धरातल के ऊपर जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है वो बहुत बड़ी होती है, उसको हम एज इट इज़ कागज़ के ऊपर नहीं दिखा सकते। जैसे कि हम ये मान लें कि दो बिंदु कोई भी बिल्डिंग्स हैं, या जैसे आपके घर से दूसरे घर की दूरी है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर 1 किलोमीटर की दूरी है, या कोई आपके घर के पास कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसके बीच में कोई दूरी है तो 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर है। जब हम उसी मोहल्ले में जहाँ पर आप रहते हो उसका अगर हम मानचित्र तैयार करेंगे तो हम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कागज़ पर नहीं दिखा सकते।
तो हम उसको एक मान लेंगे, एक मापनी मान लेंगे कि हमारा 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर को दिखा रहा है, तो उसे हम मापनी कहेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये क्या है? ये मापनी है। मापनी को अंग्रेज़ी में स्केल कहते हैं। तो स्केल क्या हो गया यहाँ पर? 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इस तरह से हम कोई भी स्केल मान सकते हैं। हमने कोई मानचित्र बनाना है और आपके सामने जो आप पढ़ते हो उसमें शुरू से आपने मैप्स देखे होंगे, छोटी क्लासेस से आप मैप यूज़ कर रहे हो, तो ये जो मैप होते हैं ये भी मापनी के अनुसार बनाए जाते हैं। देखिए ये मैप है, जैसे ये इंडिया का मैप है। इस मैप में देखिए सबसे नीचे ये स्केल लिखा होता है, पैमाना, इसको पैमाना भी कहते हैं। जो ये सबसे नीचे स्केल लिखा हुआ है, ये स्केल क्या है? ये क्या है स्केल? ये देखिए ये किलोमीटर्स को दिखा रहा है ना, और ये किलोमीटर्स जो है, एक यहाँ पर जो दूरी है 200 किलोमीटर की दिखा रहा है ना, ये 200 किलोमीटर किसके द्वारा दिखाया गया? 1 सेंटीमीटर। तो क्या स्केल है हमारा यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 200 किलोमीटर। तो हर एक सेंटीमीटर किसको दिखा रहा है? 200 किलोमीटर को। देखो 200 का गैप है। तो यहाँ पर जो ये मैप इंडिया का बनाया हुआ है, ये जो मैप बना रखा है, इसमें आपको इनके राज्य तो पता ही है। राज्य जैसे ये ऊपर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर क्या है? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो ये जो राज्य इन्होंने अलग अलग इस पेपर के ऊपर सारे राज्य भारत के दिखाए हैं। ये कैसे दिखाए हैं? ये किसी मापनी के आधार पर बना रखे हैं। इससे पूरे भारत को, इसे समतल पेपर के ऊपर दिखाया है। पूरे भारत को एक मानचित्र बनाया है उसका, एक मापनी के आधार पर। जब हम किसी मापनी के आधार पर मानचित्र कोई चीज़ बनाते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, तो उसे मैप कहते हैं। ये देखिए जब हमने मापनी के आधार पर ये बनाया तो ये मैप है। और अगर हम फ्री हैंड कुछ बनाते हैं, जैसे आपने ड्राइंग ली हुई है, आपके पास ड्राइंग सब्जेक्ट होगा, तो अगर आप वहाँ पर झोंपड़ी बना रहे हैं, पहाड़ बना रहे हैं, वहाँ पर रिवर दिखा रहे हैं, तो जो झोंपड़ी आपने बनाई और पहाड़ जो बनाए, उसके बीच में आपने कोई मापक तो लिया नहीं, वो रियल तो नहीं बनाया कि हाँ वो पहाड़ है, वहाँ पर उसके इतनी दूरी पर घर बना हुआ है, तो वो आपका रियल नहीं बना हुआ, वो आपने एक इमेजिनेशंस आपने बनाई है अपनी, तो उसे कहते हैं स्केच। जब हम किसी मापनी के आधार पर उसको बनाएंगे तो वो मैप कहलाएगा। अगर हम विदाउट मापनी बनाएंगे, विदाउट पैमाना बनाएंगे, विदाउट एनी स्केल बनाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक स्केच कहलाएगा। तो किसी भी मानचित्र को बनाने के लिए मापनी की आवश्यकता होती है, पैमाने की आवश्यकता होती है। बिना पैमाने के वो मानचित्र नहीं कहलाता। तो इस तरह से मानचित्र क्या होते हैं? मानचित्र होते हैं पृथ्वी या पृथ्वी के किसी भाग को जब हम कागज़ पर किसी मापनी के आधार पर दिखाते हैं, उस विधि को मानचित्र कहते हैं। और मानचित्र एक ग्लोब, दो तरह के होते हैं पृथ्वी की जानकारी देने के लिए। मानचित्र क्या होता है? समतल, अभी आपको मैंने दिखाया था, उसे मैप कहते हैं जिसको। तो वो समतल पेपर है, एक फ्लैट पेपर है, एक सिंपल पेपर है, जिसके ऊपर सिंपल सरफेस के ऊपर, फ्लैट सरफेस के ऊपर हमने ड्राइंग बनाई है, तो वो मानचित्र कहलाता है। ग्लोब कैसा होता है? ये जैसे ग्लोब है, ये ग्लोब है कहलाता, ठीक है। ग्लोब, ये इसे ग्लोब कहते हैं। ग्लोब आपकी बुक में ये दिया हुआ है, देखिए। तो ये क्या करता है? ग्लोब एक गोलाकार है ना। और जो मानचित्र क्या है? वो समतल पेपर के ऊपर है। अब दोनों में क्या अर्थ हुआ? दोनों में मकसद तो एक ही है, इसमें भी हम पूरे विश्व की जानकारी ले रहे हैं, उसके अंदर भी हम पूरे विश्व की जानकारी ले सकते हैं। अगर हम वर्ल्ड का मैप ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन से देश कहाँ पर हैं, महाद्वीप कहाँ है, महासागर कहाँ है। तो बिल्कुल ऐसे ही इस ग्लोब के अंदर भी हम सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। जैसे ये ब्लू पार्ट जो दिखा रहा है, ये ब्लू पार्ट क्या है? ये सारे सागर महासागर हैं, ठीक है ना। और इस तरह से ये वाले जो ये चीज़ें हैं, ये सारे महाद्वीप और अलग अलग कंट्रीज़, अलग अलग देश यहाँ पर दिखाए हुए हैं। अलग अलग देशों को देख सकते हैं। और जो अगर आपने कभी लैब में कभी कहीं ग्लोब देखा होगा, ग्लोब जो होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है।
अब दोनों में से डिफरेंस क्या है मानचित्र और ग्लोब में? सबसे पहला डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि एक समतल पेपर के ऊपर बनता है, ये पृथ्वी की का एक तरह से मॉडल है, पृथ्वी के मॉडल को ग्लोब कहते हैं, उसी के आकार का बनाया जाता है इसको। मानचित्र को हम कैरी कर सकते हैं इजीली, कहीं भी ले जा सकते हैं। ग्लोब को उठाना हमारे लिए मुश्किल है। अगर हमने कहीं बाहर यात्रा करनी है, किसी जगह जा रहे हैं, किसी अनजानी जगह पर, तो हम उसका मानचित्र बनाकर अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं। लेकिन ग्लोब को हम ऐसे पॉकेट में नहीं डाल सकते, इसे कैरी करना मुश्किल है। तीसरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि जो मानचित्र है वो छोटे से छोटे भाग का इजीली बनाया जा सकता है। जैसे सहारनपुर के मानचित्र हैं, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, सहारनपुर के किसी गांव का, जैसे आप भी किसी गांव में बिलोंग करते हो, अलग अलग गाँव में बच्चे रहते हैं, तो उस गांव का भी मानचित्र बनता है। आप किसी मोहल्ले में रहते हो, उस किसी कॉलोनी में रहते हो, तो उसका भी मानचित्र बन सकता है। तो मानचित्र छोटे से छोटी जगह का बन सकता है। लेकिन ग्लोब अगर हम बनाना चाहिए पूरे विश्व का है। अगर हम कहें कि हमने इसमें सहारनपुर देखना है, तो हमें सहारनपुर देखने के लिए पहले तो यहाँ पर भारत ही बहुत छोटा है, देखिए कितने छोटे आकार का बना हुआ। अब इसके अंदर उत्तर प्रदेश तो हम फिर भी देख सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम सहारनपुर यहाँ नहीं देख सकते, उसके लिए हमें उसका मानचित्र देखना पड़ेगा। अब इसके अंदर हमें अगर सहारनपुर देखना है तो हमें इसके लिए ग्लोब को, बहुत बड़ा ग्लोब बनाना पड़ेगा। तो इतने बड़े ग्लोब को कैरी करना बहुत मुश्किल है, इसलिए यहाँ पर पूरे विश्व की जानकारी, इतनी छोटे छोटे भाग की जानकारी नहीं मिल सकती। लेकिन ग्लोब का फ़ायदा क्या है? जैसे मैंने बताया है कि ग्लोब में जो ये पृथ्वी बना रखी है, इसमें एक झुकाव दिखाया गया है, और इसके साथ साथ जो इसमें ये बताया गया है कि कैसे पृथ्वी झुकी हुई है अपने अक्ष पर। पृथ्वी का झुकाव अपने अक्ष पर, जिस जगह से वो उस घूमती है वो झुकी हुई घूमती है, ठीक है ना, वो सीधी नहीं घूम रही है, झुकी हुई है। इसका जो झुकाव है 23.5 डिग्री का झुकाव है, ये हमें ग्लोब में दिखाई देता है, हमें मानचित्र में ये चीज़ नहीं दिखाई देती। दूसरा, इसके अंदर अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं पृथ्वी के ऊपर, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, जिसको हमने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए लगा रखा है, कल्पना कर रखी है उनकी। तो इन काल्पनिक रेखाओं का जो आकार है हमें मानचित्र पर नहीं दिखाई देता, ये हमें सिर्फ ग्लोब में ही सही दिखाई दे सकता है, मानचित्र पर ये हमें नहीं दिखाई देता। ये देखिए, ये इस तरह से काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी के ऊपर हमने मान रखी हैं कि लगी हुई हैं, ये हम ग्लोब में देख सकते हैं। ये कौन सी रेखाएं हैं? जो ऐसे जा रही हैं, यानी ईस्ट से वेस्ट को मिला रही हैं। पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो कहलाती है अक्षांश रेखा। और इसी तरह से ये ऊपर से नीचे भी रेखाएं जा रही हैं, यानी उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली रेखाएं, ये देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। इसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं और इसे देशांतर रेखाएं कहते हैं, जो ऐसे जा रही हैं। तो ये जो ग्लोब में हमें ये पता चलता है, जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, वो पूरी सर्कुलर फॉर्म में है, यानी कि गोलाकार, ये पूरी पृथ्वी पे ऐसे आर पार घूम रही है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ये हम ग्लोब में देखकर देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो अक्षांश रेखाएं ऐसे जा रही हैं, ठीक है। ये हमें मानचित्र में इस तरह से नहीं दिखाई देती। तो जो अक्षांश रेखाएं हैं वो गोलाकार हैं, और जो देशांतर रेखाएं हैं वो अर्ध गोलाकार, ऐसे मिला रही है, देखो ऐसे, वो अर्ध गोलाकार हैं। तो अक्षांश रेखाएं, इसे अक्षांश रेखाएं कहेंगे। ये क्या है? ये देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है ये अलग अलग हैं। तो इसको हमें, इसकी पूरी जानकारी जो है हमें ग्लोब में मिलती है। ये गोलाकार है, ये अर्ध गोलाकार है, ठीक है ना, हाफ सर्कल्स, और ये ऐसे ऊपर की ओर बढ़ती जा रही हैं। और यहाँ पर जो है नॉर्थ में जाकर ये एक बिंदु बन जाती है, जहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ आता है ना,
यहाँ पर ये एक बिंदु बन जाती है, ऐसे 90 डिग्री साउथ में ये बिंदु बन जाती है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई जो है धीरे धीरे घटती जाती है देशांतर रेखाओं की, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। एक बिंदु बन गई। इनकी देशांतर रेखाओं की संख्या जो है वो 360 होती है और अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 होती है। अक्षांश रेखाएं 180 हैं, देशांतर रेखाएं 360 हैं। अभी तक आप इतना जो है, जितना मैंने आपको समझाया इसे समझें। इसके आगे मैं आपको कल बताऊंगी। इतना आप पूरा रिवाइज करें और इसे अपनी फाइल में लिख लें। ज्योग्राफी फाइल आती है उसमें लिख लें।